गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोग गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, होम मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी हूँ। इसमें जो है कि मैं आप लोगों को गृह व्यवस्था की प्रक्रिया बता रही हूँ। आप लोग इंडेक्स देख सकते हैं। आंतरिक सज्जा मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं इसमें से ये गृह प्रबंध एक परिचय, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, इसके क्वेश्चन कराना है। मैं कराऊंगी आप लोगों को। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया मैं ये इस टाइम आप लोगों को करा रही हूँ, जिसमें क्या होता है इसके चरणों के बारे में, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। किसी ने संगठन को रखा है, किसी ने नहीं रखा है, किसी ने 3 चरण, किसी ने 4 चरण। निकिल और डार्सी, ग्रॉस एंड कैंडल में अलग अलग है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अंतर करके बताऊंगी, चीज़ों को समझाऊंगी, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें स्टार्ट भी कर दी हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था? ये बता दी हूँ आप लोग को। मुझे लगता है कि ये प्लानिंग से स्टार्ट करना है आप लोगों को। नहीं, ये बताई हूँ लुईस एलन ने क्या कहा, पिंजरा किसे कहा, ये सब चीज़ें बता दी। नियोजन की विशेषताएं आप लोगों को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। घर हो या बाहर, कार्यस्थल हो या खेल का मैदान, राजनीति हो या शिक्षाविद, गृहिणी हो या किसान, हम सभी रोजाना योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं तथा अपनी कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयत्न भी करते हैं। विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने के लिए एक भविष्य को सुखमय बनाने के लिए योजना बनाते हैं। परिवार का मुखिया परिवार की उन्नति एवं सुख समृद्धि के लिए आय व्यय एवं बचत संबंधी योजना बनाता है। लड़कियां वैवाहिक जीवन को सफल बनाने हेतु योजना बनाती हैं। छोटे बच्चे रविवार के दिन छुट्टी बिताने हेतु योजना बनाते हैं। उन्हें पार्टी मनाने या पार्क में खेलने जाना तथा सिनेमा देखना आदि। इस तरह हम सभी अपने अपने तरीके से नियोजन करते हैं। अतः नियोजन हमारे दैनिक जीवनचर्या का एक अभिन्न अंग है। नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न है। नंबर 1 क्या है? नियोजन का उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होता है। नियोजन का उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर आधारित होता है। प्लानिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए किया जाता है। नियोजन मतलब आयोजन क्यों बनाया जाता है? तो जो अपने पूर्व निर्धारित, पहले से जो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों से जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। इसका मतलब उद्देश्य और लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों के बिना योजना नहीं प्राप्त कर सकता है। इसी कारण उसे उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन माना गया है। उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन किसे माना गया है? तो आप बोलेंगे कि योजना को उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन माना गया है। बिली ई गेट्स के शब्दों में कि नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निरंतर समन्वित प्रयासों को प्राप्त करता है। नियोजन निर्धारित लक्ष्यों पर, मतलब नियोजन कहने का मतलब आपने जो पहले से लक्ष्य बनाया है उस निर्धारित लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए आपको कार्य करने के लिए, आपको प्रयास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वही प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर मतलब समन्वित करता है, उसमें लगाता है। वही क्या होता है? नियोजन होता है। नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया, किसने कहा था? बिली ई गेट्स ने कहा था। नियोजन नंबर 2 क्या है? नियोजन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियोजन लगातार चलने वाली और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। पारिवारिक जीवन की सुख शांति समृद्धि एवं सफलता के लिए गृहिणी प्रबंधक जीवन पर्यंत योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे ही एक लक्ष्य पूरे हो जाते हैं दूसरा लक्ष्य स्वतः ही सामने उपस्थित हो जाता है। लक्ष्य के उपस्थित होते ही नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया। प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल प्रोसेस। योजना की प्रकृति लोचमय है। योजना की प्रकृति कैसी होती है? योजना कैसी क्रिया है? तो ये लोचमय फ्लेक्सिबल क्रिया होती है तथा इसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। भविष्य अज्ञात है, कल क्या होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी कुछ
कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। चूंकि योजना भविष्य में होने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, अतः इसमें अनिश्चितता एवं परिवर्तनशील रहना क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए अनिश्चित होती है और परिवर्तनशील होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्या योजना से पूर्व क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप कार्य करते हैं वही क्या होता है, योजना होता है। ऐसे किसने कहा, तो बिली ई गेट्स ने कहा था। नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। इसमें एक परिभाषा एलन ने दी थी कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये किसने दी थी, तो एलन ने कहा था। किसके संबंध में, तो नियोजन के संबंध में कहा था। नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। नियोजनकर्ता कोई मशीन या उपकरण नहीं होता। नियोजनकर्ता कोई मशीन या उपकरण नहीं होता, बल्कि जीता जागता इंसान है। नियोजनकर्ता के समक्ष अनेक विकल्प कार्यविधियां होती हैं। इनमें से उसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है और यह कार्य हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति में दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, ज्ञान कौशल, प्रबंध चातुर्य, वाक चातुर्य आदि की जरूरत होती है। हेयंस एवं मैसी ने नियोजन की इस विशेषता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि किसने, हेयंस और मैसी ने इस नियोजन को स्वीकार करते हुए लिखा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना क्या कहलाता है, वैसे तो ये निर्णय कहलाएगा कि आप विकल्पों में से जो चीज़ें चुनाव करते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्णय लेना कहते हैं। बट सबसे इसका जो विशेषता है उसमें से ये भी है कि विभिन्न वैकल्पिक चुनाव में से सर्वोत्तम का चयन करना नियोजन की एक विशेषता है। गृहिणी प्रबंध के ये विशेषता है और गुण किसका है, निर्णय का। गृहिणी प्रबंध के समक्ष अनेक विकल्प, कार्यविधियां, नीतियां आदि होते हैं। इनमें से उसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। उपक्रम, व्यवसाय या पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत हद तक इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। नियोजन की सर्वव्यापकता, प्रिजर्वेसिवनेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये क्या सार्वभौमिक है या हर जगह व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत योजना बनाता है, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, किशोर हो, युवा हो, उद्योगपति हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, चिकित्सक हो, कोई भी। विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान रैंक प्राप्त करने की योजना बनाता है। प्रबंधक व्यवसाय को अच्छे तरीके से चलाने में भविष्य में लाभ कमाने के लिए नियोजन करता है। बच्चे छुट्टियां मनाने का नियोजन करते हैं। गृहिणी दिन भर के कार्यक्रमों को संपन्न करने यथा भोजन पकाने, कपड़े धोने, घर की सजावट आदि कार्यों की योजना बनाती है। इस प्रकार देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र शायद ही छूटा हुआ है जहाँ योजनाएं नहीं बनाई जाती। अगला नंबर आता है एकता, जिसे यूनिटी कहते हैं। एकता भी नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए एक समय में केवल एक ही क्रियान्वित की जा सकती है, एक ही योजना क्रियान्वित की जा सकती है। यदि विभिन्न योजनाएं एक साथ एक ही समय पर प्रारंभ कर दी जाए तो निश्चय ही परेशानी, भ्रांति और अव्यवस्था फैलेगी। मगर ध्यान रहे, आवश्यकता पड़ने पर एक ही सामूहिक योजना, मास्टर प्लान को कई उपयोजनाओं में विभक्त किया जा सकता है, परंतु इन सभी में एकता रहना अति आवश्यक है। उदाहरण, बड़े उपक्रमों, उद्योगों में एक बृहद योजना होती है, इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी योजनाएं होती हैं। कार्यों को क्रमवार करने के लिए तथा निरंतरता, कंटिन्यूटी स्थापित करने के लिए प्रथम योजना के बाद द्वितीय योजना और उसके उपरांत तृतीय योजना, इसी प्रकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन में बनाई जाने वाली योजना अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, देख लीजिए, भारत सरकार ने जो योजना आयोग बना हुआ है इसीलिए बना हुआ कि कार्य जो देश के लिए जो क्या है, देश की उन्नति के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको सफल करने के लिए, इसलिए क्या हुआ है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाया गया है। मेरा सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये हर जगह व्याप्त है। और इसमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया, प्रोसेस बेस्ड ऑफ फोरकास्टिंग, नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। नियोजन कैसी है, तो पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत भविष्य में संपन्न किए जाने वाले कार्यों, परिणामों का पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है तथा उस अनुमान के आधार पर
उस आधार पर उपजी समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक चीनी कहावत के अनुसार अपनी वार्षिक योजनाएं बसंत ऋतु में तैयार करो तथा दैनिक योजनाएं प्रातःकाल सोकर उठते ही फ्योल ने इसी बात की पुष्टि इस प्रकार की है कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का फ्योल ने क्या कहा? नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट संश्लेषण सिंथेसिस होता है। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, सामान्य या कोई विशेष स्पेसिफिक टाइप का, सब क्या होता है? संश्लेषण होता है। किसने कहा? फ्योल ने कहा। किसके बारे में कहा? तो नियोजन की विशेषता में को बताते हुए कहा। नियोजन की पारस्परिक निर्भरता, प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंस। नियोजन एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित प्रक्रिया है, साथ ही इनमें पारस्परिक निर्भरता भी होती है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति को रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है। मकान बनाने के लिए धन जरूरी है। धन की बचत करने के लिए समय एवं त्याग चाहिए। इसके लिए परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा थोड़ा कम करते हैं तथा उनमें से कटौती करके बचत करते हैं। परिवार के सभी सदस्य मकान को बनाने में शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक स्तर पर सहयोग करते हैं, तब कहीं जाकर सुंदर एवं सुहाना मकान का निर्माण हो पाता है। यह नियोजन का पारस्परिक निर्भरता का एक छोटा सा उदाहरण है। अगला है नियोजन की सर्वोपरिता, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समस्त प्रबंधकीय क्रियाएं की जाती हैं, परंतु सबसे पहला काम समय पर सुव्यवस्थित नियोजन करना होता है। बिना योजना के कार्य में सफलता नहीं मिलती, साथ ही कभी भी कई परेशानियां उठानी पड़ती है। यह तो ठीक उस भटके हुए राहगीर की भांति होगा जो दिन भर सड़कों पर भटकता रहा, परंतु मंजिल नहीं मिली, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है। इसके अतिरिक्त नियोजन की और भी विशेषताएं हैं। यह ग्रीडी प्रबंधक की कार्यकुशलता का मापदंड है। इसका व्यवहारिक होना जरूरी है। इसमें उपलब्ध साधनों एवं उनकी मांग व आवश्यकता में संतुलन किया जाना जरूरी है। नियोजन के मुख्य चरण, स्टेप ऑफ प्लानिंग। चाहे योजना बड़ी हो या मध्यम हो या छोटी, उसे तर्कसंगत व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं, जिसे नियोजन प्रक्रिया कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नियोजन के विभिन्न चरण बताए। पहले किसने बताया? लुईस ए एलन ने। दूसरे नंबर पे किसने बताया? ग्रास एवं कैंडल ने। दो ही लोगों की है, एक लुईस ए एलन की है, दूसरी ग्रास एवं कैंडल की है। लुईस ए एलन ने प्रबंध नियोजन में 7 चरण बताए। ठीक है, लुईस ए एलन ने कितने चरण बताए? तो 7 चरण बताए। एलन ने नियोजन को क्या कहा? भविष्य को पकड़ने का पिंजरा भी कहा। इन्होंने क्या कहा? भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग, उद्देश्यों का विकास करना, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 3 क्या? चरण। इसमें 7 चरण होते नियोजन में। कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची, शेड्यूलिंग, बजट बनाना, बजटिंग। अगला आता है 6ठा नंबर, क्रियाविधि विकसित करना, डेवलपिंग प्रोसीजर, नीति का विकास करना, डेवलपिंग पॉलिसीज। फिर ग्रास एवं कैंडल के अनुसार क्या है? नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा? नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है और जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों की क्या होती है? श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ इंडिविजुअल purposive decision which bear the upon another, ग्रॉस एंड कैंडल। इनके अनुसार नियोजन वे सभी चरण सम्मिलित हैं जो निर्णय प्रक्रिया में आते हैं। इनके अनुसार नियोजन में वे सभी चरण आते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में आते हैं। इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा कि नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। नियोजन में क्या होता है? व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें इन्होंने पहला क्या? समस्या को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, विकल्पों को ढूंढना, सीकिंग अल्टरनेटिव, कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना। पहले समस्या को परिभाषित करना, फिर विकल्प को ढूंढना, फिर विकल्प को हल के साथ देखना, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना, उत्तरदायित्व स्वीकारना, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि वो जो काम हो रहा है उसके उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने की क्षमता रखना। जो निर्णय में है वही इसमें भी है। किसने कहा? ग्रास और कैंडल ने कहा।
कुर्टजेव ओडोनल ने 6 चरण बताए। कुर्टजेव ओडोनल ने कितने चरण बताए? 6। जॉर्ज टेरी ने कितने चरण बताए? तो 8 चरण बताए। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखिएगा। इनका क्रमवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना। योजना चाहे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, लक्ष्य उद्देश्यों को ध्यान में ही रखकर बनाया जाना चाहिए। बिना लक्ष्य के नियोजन का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए नियोजन का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। इसका पहला कदम, किसका पहला कदम? तो नियोजन का पहला कदम क्या है? लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना। सूचनाओं का संकल्प एवं विश्लेषण, कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्धारण के बाद सूचनाओं का संकलन एवं उनका विश्लेषण करना है। सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त की जा सकती हैं। जितनी अधिक सूचनाएं होंगी, विकल्प होंगे, कार्यविधियां होंगी, उनमें चयन करना उतना ही सुगम एवं सहज कार्य होगा। सूचनाएं टेलीविजन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, अनुभवी साथियों, परिवार के सदस्यों से ली जा सकती है। ध्यान रहे, केवल सूचनाओं का संकलन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका विश्लेषण करना भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। विश्लेषण का उद्देश्य है कि सूचनाओं का उपयोगी, सुगम, सहज, सरल, आसान एवं लक्ष्यानुकूल बनाए जाने से है, ताकि लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। एक चीज़ याद रखिएगा चरणों के बारे में, तो लुईस एलन ने 7 दिए, ग्रास और कैंडल ने जितने निर्णय के होते, जो सेम निर्णय के वही इन्होंने भी बताया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले समस्या को परिभाषित करने बताया और लास्ट में क्या कहा? उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। कुर्टजेव मोडोल ने 6 चरण बताए और टेरी ने कितने बताए? तो 8 बताए। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले 6 चरण किसने बताए? तो कुर्टजेव ओडोनल ने। 7 कितने बताए? तो लुईस एलन ने। और 8 कितने बताए? तो टेरी ने। ग्रास और कैंडल ने क्या किया? शायद 5 चरण बताए। ग्रास और कैंडल ने 5 चरण बताए, ये चीज़ आप याद रखना। ग्रास कैंडल 5, कुर्टज ने 6 और कह सकते हैं लुईस एलन ने 7 और टेरी ने 8 चरण बताए। तीसरा आता है नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। नियोजन के आधारों का निर्धारण करना भी नियोजन का महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम है। इसके अंतर्गत आधारों की स्थापना, उपयोग पर सहमति एवं जटिल समस्याओं का विश्लेषण करना होता है। हम सभी जानते हैं भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी हम कल भविष्य के लिए नियोजन करते हैं ताकि भविष्य सुखद एवं संतोषप्रद हो। यह कबीर की उक्त बतौर उदाहरण द्वारा दी जाने सकती। कल का रश हो आज कर, आज का रश हो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। कहने का मतलब है जो काम आप कल पे छोड़ते हैं वो आज ही कर ले। ठीक है, मतलब आपका कब प्रलय हो जाए आपको पता नहीं है, इसलिए कि जो काम आप कल पे छोड़ते हैं उसे आज में ही कर लेना अच्छा होता है। उदाहरण में दिया कि एक व्यक्ति मासिक आय 6,000 रुपये, वह मासिक योजना इस प्रकार बनाता है कि वह 5,000 रुपये खर्च करेगा, शेष 1,000 रुपये बचाएगा, परंतु अचानक ही उसकी वृद्धा माँ बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है और इलाज करवाता है। इलाज में 2,500 रुपये लग जाते हैं। वह अगले माह जब वह मासिक बजट बनाएगा तो यह ध्यान अवश्य रखना होगा ना कि पिछले माह जो अधिक खर्च हुए थे उसका समायोजन साथ ही भविष्य में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चौथा है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना ही नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण है। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना भी नियोजन का एक क्या है? महत्वपूर्ण चरण है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। कुर्ज एवं साथी के शब्दों में ये कहा गया कि शायद ही ऐसी कोई योजना है जिसके लिए विभिन्न युक्तिपूर्ण विकल्प न हो। कुर्ज एवं ओडोनल ने कहा कि शायद ही ऐसी कोई योजना बनी हो जिसके लिए विकल्प न हो, मतलब युक्तियुक्त विकल्प न हो। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण किए बगैर कार्यों में सफलता नहीं मिलती। यहाँ वैकल्पिक तरीकों के निर्धारण से आशय वैकल्पिक तरीकों को ढूंढना एवं उनका परीक्षण करना है, परंतु व्यवहारिक तौर पर यह मुश्किल है। आज नए नए आधुनिक यंत्रों, समय, शक्ति बचत के उपकरणों की भरमार है, परंतु उनका परीक्षण करना आसान नहीं है। दुकानदार, विक्रेता परीक्षण करने की ही छूट नहीं देते और नहीं यहाँ भारत में किसी तरह की प्रयोगशाला है जिससे कि आम आदमी आसानी से उपकरणों, वस्तुओं, वस्त्रों आदि का परीक्षण कर सके। वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स मेथड कोर्सेज। केवल वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, उनकी खोज करना अथवा परीक्षण करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। यह कार्य लक्ष्यों, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके लिए नियोजनकर्ता को अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श
विचार विमर्श करके परामर्श लेना चाहिए। वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करने का मतलब है उसे अपनी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, दूरदर्शिता एवं अवलोकन ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति वैकल्पिक तरीके के मूल्यांकन से लाभ, हानि, सफलता, असफलता के बारे में पता चल जाता। उदाहरण, गृहिणी वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रही है। एक वॉशिंग मशीन ऐसी है जो कम कीमत में उपलब्ध है, वस्त्र को ठीक ठाक सफाई करती है, मगर बिजली एवं डिटर्जेंट की बहुत खपत होती है। दूसरी वॉशिंग मशीन का दाम ज़्यादा है, इसमें वस्त्रों की बेहद सफाई होती है। अब गृहिणी को यह सोचना होगा ना कि कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो ये विवेकपूर्ण क्या होता है, निर्णय पर निर्भर करता है। अगला है कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन करना। ठीक है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि गृहिणी प्रबंध को कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके को भी अपनाए, ये जरूरी है। उसके बाद निरंतर भोजन तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्लान। कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के चयन के उपरांत नियोजन का अगला कदम योजना तैयार करना। यहाँ भोजन तैयार करना लिखा है, ये योजना तैयार करना तथा उसे अंतिम रूप देना। ठीक है, योजना तैयार करना होगा। इसके अंतर्गत योजना के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए। आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना, बड़े बड़े जैसे होता है किसी बड़े काम को करने के लिए पहले छोटे छोटे काम को करो, बड़ा काम होता है। बड़ी बचत के लिए छोटी छोटी बचत करो, वही चीज़ लिखा है कि बड़े बड़े उपक्रमों, उद्योगों में एक बृहत योजना की कई उप योजनाएं होती हैं। घरों में जब कार्य जटिल होता है तो लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, तब उसे पाने के लिए बृहत योजना तैयार की जाती है, फिर उसकी उप योजनाएं तैयार की जाती है, क्योंकि उप योजनाओं की क्रियान्वयन संभव नहीं है। जैसे मकान बनाना, बच्चों को उच्च शिक्षा आदि केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई जाती है उसी का छोटा रूप राज्य स्तर पर, उससे भी छोटा रूप प्रदेश स्तर पर होता है। ठीक है, अगला है कार्यक्रम का समय एवं क्रम निर्धारित करना। योजना एवं उप योजना के निर्माण के उपरांत इन्हें क्रियान्वित करने एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से सफलता नहीं मिलती। परिवार के सदस्यों की सहभागिता प्राप्त हो करना। गृहिणी प्रबंधक द्वारा मात्र कुशलतापूर्वक योजना बना देने से ही कार्य संपन्न नहीं हो जाता और नहीं लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले गृहिणी प्रबंध सभी कार्यों का निष्पादन समय पर नहीं कर सकती। इसके लिए परिवार के सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे भी घर के छोटे मोटे काम करने में गृहिणी की मदद कर सकते हैं, जैसे गृहवाटिका में पानी पटाना, सामान इधर से उधर ले जाना इत्यादि। अनुसरण करना, फॉलो अप। केवल योजना बना देना, सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, नहीं इनसे संस्था, परिवार, व्यक्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि नियोजन में अनुसरण, पुनर्निवेश, फॉलो अप को यथोचित स्थान मिले। यह वह आधार है जिससे यह पता चलता है कि योजना सफल रही या नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं। कारणों का पता लगाकर त्रुटियों को दूर कर आवश्यक संशोधन सुधार करके फिर मूल योजना में परिवर्तन किया जा सकता है। चरण है, आप देख लीजिए पहले क्या, उद्देश्यों, लक्ष्यों का निर्धारण, सूचनाओं का संकलन, आधारों का निर्धारण, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण, कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन, योजना तैयार करना, उपयोजना तैयार करना। जो आपने सारे हेडिंग पढ़े वही क्या है, एक नज़र में है। ठीक है, अब है नियोजन की कुछ सीमाएं होती है, देख लीजिए। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कई विद्वानों ने इसके महत्व को नकारते हुए इसे बरसाती ओले एवं समय, शक्ति एवं धन की बर्बादी की संज्ञा दी है। ठीक है, उनका कहना है कि जब भविष्य ही अनिश्चित एवं परिवर्तनशील है तो योजना बनाकर क्या होगा। बरसाती ओले की समय, शक्ति एवं धन की बर्बादी की संज्ञा किसे दी है, तो नियोजन को। उनका कहना है कि जब भविष्य ही अनिश्चित है, परिवर्तनशील है तो योजना बनाकर क्या होगा, कल क्या होगा, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। आखिर योजना बनाने का क्या अर्थ है, इससे तो केवल समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय ही होता है। नियोजन की मुख्य सीमाएं निम्नानुसार है। नंबर 1, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में परेशानी। नियोजन की मुख्य सीमाएं क्या हैं, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में परेशानी, समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में अड़चनें एवं कठिनाई, समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय, विश्वासयुक्त सूचनाओं, तथ्यों आदि के संकलन में कठिनाई, अरुचिकर उपाय एवं अवसादपूर्ण कार्य, दूरदर्शिता का अभाव, अपर्याप्त मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता, 8वां नंबर कल्पना शक्ति का अभाव और 9वां नंबर आकस्मिक घटनाएं। ये कुछ चीज़ें हैं जो नियोजन की सीमाओं को, मतलब कहने का मतलब, सीमित करती हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस यहीं तक, कल मैं संगठन आपको बताऊंगी।
अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।